नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कई बड़ी खबरें सामने आई। इन खबरों में साफ है कि विपक्ष चुनाव से पहले ही काफी दबाव में है, इसलिए उसने चुनाव आयोग को निशाना बनाया। वहीं चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम हटवा रही है, जिसे इसी ने गलत बताया। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एसआईआर पर राहुल गांधी के एक्स पर किए गए पोस्ट को भी तथ्यहीन और गलत करार दिया। आयोग ने साफ कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत की जा रही हैं और किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव में काम नहीं हो रहा। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इधर सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विरोध और तेज हो गया है, जिससे कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, उन चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली चल रही है उसे लगातार विपक्ष निशाना क्यों बना रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन्होंने जीवन में तो कुछ किया नहीं। बाप दादाओं के काम के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर कब्जा जमा करके कभी जमीन पे उतरा हो ये लोग, तब तो बात समझ में आए। कोई मेहनत की हो तब तो। दे आर पॉलिटिकल लिलिपुट्स। कहां से ये कहानी शुरू होती है? तो इनके ही चट्टे बट्टे, ये कांग्रेसी पत्रकारों का एक जो गैंग है, समूह, उनको काम पे लगाया गया कि एन केन प्रकारेण ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर जो है सवाल खड़े करो, उसको डिलेजिटिमाइज करो। तो बोला ठीक है। तो अजीत अंजुम अपने शहर गया, बेगूसराय, वहीं पे घुस करके इधर उधर एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज किसने किया? अनवारुल हक नाम के एक बीएलओ ने, मुस्लिम बीएलओ ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। क्यों किया? क्योंकि ये वहां पे जाकर के अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी में 95-98% मुसलमान हैं, 1020 वोटर्स हैं, 80% का आ गया है, बाकी लोगों का भी आ जाएगा। तो ये बताओ कि कागज सारे मिल रहे हैं? तो उसने कहा मिल रहे हैं। आधार ले रहे हो? बोल ले रहे हैं। बाकी प्रमाण पत्र जो 11 की लिस्ट है, बोले सब ना कुछ तो होता ही है, दे देते हैं। और आप वहां जाकर के लोगों को एक तो डिस्टर्ब करने लग गए और वहां जाकर के अफवाह का बाजार आपने गर्म करना शुरू किया। उसने एफआईआर कर दिया क्योंकि वो पूछा गया होगा कि भाई मीडिया वाले अंदर कैसे घुसे, मीडिया वालों को क्यों फॉर्म दिखा रहे थे। ये धौंस जमा करके पूरा फॉर्म दिख रहा था, फॉर्म का फोटो खींच रहा था। ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं है। किसी के फॉर्म को, किसी के घर एड्रेस, सारा चीज को आप अपने इसमें दिखा रहे हो। इज इट नॉट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी? तो खैर, इन लोगों को लगता है कि इनकी बपौती है, ये जो करे वही पत्रकारिता है, वही सही है। तो खैर एफआईआर हो गया, वो तो अपनी कानूनी प्रक्रिया है, वो चलता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कूद इसलिए पड़े कि अच्छा, मेरे आदमी के ऊपर ऐसा कर दिया एफआईआर। क्यों किया, कैसे किया? यही बहाना है ईसी को गाली गलौज करने का। अब एक और वीडियो उसने दिखाया, कई सारे सवाल पूछे। तो कल, माने करीब 24 घंटे पहले, इलेक्शन कमीशन ने उस वीडियो के अंदर पूछे गए तमाम सवालों का जवाब डिटेल रूप से दिया, बकायदा ट्वीट भी किया। तो जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल लिलिपुट्स है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इन बेअक्लों को यह भी समझ में नहीं है कि कम से कम ये ट्वीट करने से पहले आप ईसी का जवाब देख लें, और ईसी के जवाब में कोई त्रुटि है उसके ऊपर सवाल करते तो बात समझ में आती है। आप यही घटिया चोरी चोरी, ये तो वोट चोर हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं
उसमें दो पार्टियों का नाम वोट चोरी में सबसे अव्वल है कि वोटों के चोर, डकैत, वोटों के डकैत। यह कांग्रेस पार्टी और आरजेडी से उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। अभी इलेक्शन का समय आएगा और भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। क्या गंदगी ये लोग मचाते थे कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले बिहार के चुनाव के अंदर, और कैसे चोरी नहीं डकैती क्या करते थे वोटों की, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की बात और जिस तरह का तर्कहीन, तथ्यहीन बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं और जिस गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल शर्मनाक है। बिल्कुल। एक तरफ तो जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें खुद कांग्रेस और आरजेडी के प्रतिनिधि भी बीएलओ के साथ मौजूद हैं, फिर उसके बाद चुनाव आयोग को निशाना बनाना, ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपने नेताओं पर, अपने पदाधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है। इनके बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट उनके साथ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जितने लोगों का नाम हटाए हैं वो सबको डिस्ट्रिक्ट यूनिट में देंगे, यानी हर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास उसकी कॉपी देंगे कि आपके जिले में इतने लोगों का नाम कटा है। अब आप वेरीफाई कर लो, अपने बूथ लेवल एजेंट से वेरीफाई करवा लो, लेकिन इन लोगों को वो नहीं करना है। वेरिफिकेशन होगा किस बात का? क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया, देखो जितने 35 लाख से ज़्यादा वोट अभी तक कटे हैं उसमें से 12,50,000, 12.5 लाख से ज़्यादा वो लोग हैं जो मर चुके हैं, जिनका नाम भी शामिल किया गया। 17 लाख वो हैं जो कि परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, वो वापस नहीं आते, बल्कि वहीं का वोटर आईडी कार्ड है जहां वो अभी रह रहे हैं। और उसके साथ 5.5 लाख से ज्यादा, 5,76,000 वोटर ऐसे पाए गए जो एक कंस्टिट्यूएंसी के बदले 2-2, 3-3 कंस्टिट्यूएंसी में थे, जिसका नाम था। उन लोगों का हटा है और उसके नाम, पहचान, सब कुछ इन पार्टी के नेताओं को दिया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को वो प्रक्रिया नहीं देखनी है। इन लोगों को चाहिए कि जो फर्जी नाम इन लोगों ने डलवाए वो फर्जी बचा रहे। जो परमानेंट चला भी गया है उसको पैसे दे देकर चुनाव के समय बुलवाएं। ये हर जगह पर इन लोगों की टीम जाती है और ये राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काम करते हैं। ये वायनाड के चुनाव में वहां के 1.5-2 लाख वोटर जो कि अरब कंट्री में रहते हैं उसके लिए मुस्लिम लीग का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हुआ था और उस समय पूरी रिपोर्ट है कि कैसे वहां से चार्टर प्लेन बुक किया गया और वहां सब्सिडाइज रेट, ये सब्सिडी नहीं दी गई थी बल्कि फुल पेमेंट इन्हीं लोगों ने किया था। लेकिन कहा गया कि सब्सिडाइज रेट पर टिकट दिलवाए जा रहे हैं और उन लोगों को बुलाया गया था सिर्फ चुनाव जितवाने के लिए राहुल गांधी को, कि वायनाड के वोटर हैं तो जहां हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, हर जगह से चुन चुन कर निकालो। और ये मुस्लिम लीग वाले कर रहा था केरल में, उसी का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल विंग है और वो यही काम करता था। ये लोग भी बिहार में यही करते रहे कि सब जगह पर देखो, लुधियाना में कितने हैं, सूरत में कितने हैं, भोपाल में कितने हैं, मुंबई में कितने हैं, और उन लोगों का नाम है तो सबको पैसे दो, 5,000, 2,000, 10,000 वोटर खरीदने के लिए इन लोगों ने ऐसा एक पूरी प्रक्रिया बना रखी थी। लेकिन उस प्रक्रिया के ऊपर कुठाराघात हुआ है तो दर्द तो इन लोगों को होगा। और समस्या तो तेजस्वी तेज प्रताप की है। ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये दोनों भाइयों के उम्र का विवाद अगर ये इसी सुलझाना शुरू कर देगा तो इनके 2-3 एफिडेविट, ये पिछले एफिडेविट को देखिए, 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा था ये तेजस्वी यादव, और उससे पहले 3-4 साल पहले, 5 साल पहले से राजनीति में 20 साल की उम्र से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जब 2015 में चुनाव हुआ तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नवंबर 1989, और उसके अनुसार रखा गया था क्योंकि नवंबर में चुनाव बिहार में और 2015 में सितंबर अक्टूबर में ये एफिडेविट डालना था क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इसका एज बदल दिया गया कि 1 साल अगर गड़बड़ हो गया, ये एग्जैक्ट 25 साल इसका उम्र थी जब ये चुनाव लड़ रहा था। और 2020 में जब एफिडेविट डाला अपना उम्र बताया 31 साल और तेज प्रताप का उम्र हो गया 30 साल। तो तुम दोनों भाइयों में जो अभी बड़े भाई तेज प्रताप है और चुनावी एफिडेविट में ये 30 साल का हो जाता है और वो 31 साल का हो जाता है, छोटा ही बड़ा बन जाता है। उम्र का विवाद अभी भी चल रहा है। लेकिन
चुनाव आयोग इन मुद्दों को इग्नोर कर देती है कि देखो भाई ये कुछ एरर हो सकता है। और ये लालू प्रसाद यादव कहता थे नहीं ये ह्यूमन एरर हो चुका है, क्योंकि ये 7वीं 8वीं पास का सर्टिफिकेट ये तो कहीं से मिल जाएगा, कितना भी डेट ऑफ बर्थ डलवा लो। तेजस्वी के एजुकेशन सर्टिफिकेट कुछ है नहीं, 8वीं पास, तो उसमें तो डलवाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों का। तो ये वेरिफिकेशन जो होगा, सबसे पहले तो तेजस्वी के चुनाव पर बैन लगाना चाहिए कि तुमने एग्जैक्ट 25 साल उस समय लिखवाए और आज भी तुम्हारे उम्र को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, तो अपना सारा प्रमाण पत्र लेके आओ। ये बर्थ सर्टिफिकेट तुम अपना लाओ कि तुम पैदा कब हुए थे और नाम कब का डलवाया हुआ है, तब इसको पता चलेगा कि ओरिजिनल जो चुनाव आयोग का काम है वो किस तरह से चलता है। बिल्कुल, समस्याएं तो तेजस्वी की अभी और बढ़ने वाली हैं। गठबंधन में जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस ज्यादा दबाव जो आरजेडी पे बना रही है, तो वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, कि बाकी सारी चीजें तो हो सकती है, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ते। 243 है तो 243 है। तेजस्वी यादव 50% से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि वो मेन पार्टी है। तो 120 के आसपास सीट जो है वो आरजेडी लड़ना चाहती है, गुड इनफ। लेकिन आप अगर 120 पे चुनाव लड़ोगे और महागठबंधन क्रिएट करोगे कि जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें वीआईपी भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, सीपीआई एमएल भी है और एक दो खुदरा खुदरा जो है उसको भी आप रख लोगे, तो ये तो संख्या पहुंच गई 8। अब इन लोगों को आप कैसे सीट बंटवारा करोगे? सब 40-40 कह रहा है, 40 के नीचे कोई आने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां, चाहे सीपीआई एमएल वाले हो या फिर ये वीआईपी वाला हो। और कांग्रेस पार्टी यहां दिल्ली में बैठक करती है, वो कहती है कि भाई देखो नहीं मानेगा तो सीएम के पद के ऊपर जो है सवाल खड़े करो। जी, पप्पू यादव को आप छोड़ देते हो कि भाई शुरू हो जाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां तो गड़बड़ होना ही है। पिछली बार इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ था, वीआईपी वाले लास्ट मोमेंट में जो है उसको छोड़ के वो बीजेपी में आ गया था। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बाकी राज्यों में ब्लैकमेल खुद होती थी, वो कह रही है कि नहीं, अब मौका है, हम लोग वही खेल खेलते हैं जो खेल मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव खेल रहा था, जो खेल दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल खेल रहा था, जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में खेल रहे थे, वो खेल हमें भी खेलना चाहिए। और इसलिए ये विवाद आखिर तक चलता रहेगा और आप देखिएगा कि तथाकथित महागठबंधन ये जिस प्रारूप में अभी है वो उस प्रारूप में बचेगा नहीं। बिल्कुल, तो महागठबंधन की समस्याएं अभी और बढ़ने वाली है। जो खेल कांग्रेस खेल रही है उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, कांग्रेस खेल खेल रही है, तेजस्वी भी वही खेल खेल रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन को लेकर परेशानी हो रही है, जहां पर ये देखा जा रहा है स्ट्राइक रेट कैसा था, आप पहले चुनाव में कितनी सीटें मिली थी, कितनी पार्टियां हैं, तो ये तेजस्वी यादव को झारखंड के चुनाव में सोचना चाहिए था। झारखंड में राजद की स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी पहुंच गए थे महागठबंधन के नाम पर कि हम इंडी अलायंस के पार्टनर हैं। तो झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों बड़ी पार्टी, और इन दोनों के बीच में तेजस्वी यादव नहीं हमें 3 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए। ये बिहार और झारखंड के सीटों का अंतर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप मांग रहे थे, कितने % सीट मांग रहे थे। तो यहाँ जो स्थितियाँ बदली है वो इसी को लेकर है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को दबाने में लगा है कि कांग्रेस जितना कम हो गया, उसको सीटें कम मिलेगी, उतना ही हमें फायदा होगा, हम इन छोटे छोटे पार्टनर को बाद में एडजस्ट कर लेंगे अपने साथ। लेकिन दूसरी बात है, ये छोटे पार्टनर, ये छोटी छोटी पार्टियां, दूसरी चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो या कम्युनिस्ट की, दोनों पार्टियां सीपीआई एमएल के का बेस थोड़ा सा बिहार में है, लेकिन सीपीआई सीपीएम का कोई बेस ही नहीं है। तो इसलिए ये पार्टियों के साथ साथ पशुपतिनाथ पारस आएंगे, तो उन लोगों का काम क्या है, सोच रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि ये
चुनाव तो महागठबंधन को जीतना नहीं है। अब टिकट भी हमें नहीं मिलेगा ज्यादा, तो फिर जीत की संभावना भी नहीं, और टिकट के दावेदार जो हमारे बैठे हुए हैं ये बोरियों में पैसा लेकर, वो भी नहीं आएगा, तो करेंगे क्या? इसलिए टिकट का डिमांड ज्यादा रखो। और मुकेश सहनी भी बार बार ये संकेत दे रहे हैं, अगर हमें कम टिकट चाहिए, अगर कम सीट चाहिए, अगर 8-10 सीटें ही चाहिए, तो फिर हम महागठबंधन में क्यों रहे? हम 5 सीट लेकर एनडीए के साथ आएंगे, पांचों में पांचों की जीत की गारंटी होगी। चिराग पासवान ने यही किया, एनडीए में आए, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, पांचों के पांचों सांसद बन गए। तो ऐसी स्थिति क्यों न पैदा किया जाए कि ये लोग खुद ही हमें बाहर निकालने का एक रास्ता दे दे, हम एनडीए की तरफ चले जाएं। वैसे ही दूसरी पार्टियां भी है। अभी महागठबंधन में सिर फुटौल शुरू होगा और उसके बाद स्थानीय स्तर पर नेता बाहर आएंगे और कहेंगे देखो हमसे 20 लाख मांगा गया था, नहीं दिए, टिकट नहीं दिया, तो अब हम इसको छोड़ रहे हैं। ये स्थितियां बिहार में अभी आने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोटर लिस्ट अपडेशन से बिहार में महासंग्राम छिड़ा है। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष इस मामले को जितना तूल दे रहा है, उससे उसकी दिक्कतें और बढ़ रही हैं। वहीं सीट बंटवारे पर भी महागठबंधन का बंटाधार होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।